नमस्कार। आज की क्लास में हम रुधिर परिसंचरण तंत्र से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको व्याख्या सहित हल करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है असामान्य रूप से आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है। तो यहाँ हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, पॉलीसाइथीमिया, दूसरा ऑप्शन है इरिथ्रोसाइटोपिनिया, तीसरा ऑप्शन है इरिथ्रोपोएसिस और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपको ल्यूकोपोएसिस। अब देखिए यहाँ पे आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कोशिकाएं हैं, इनका साइंस में नाम है इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का निर्माण यदि पूछा जाए तो आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, जांघ की अस्थि, जिसका नाम है फीमर अस्थि, इसमें होता है। फीमर अस्थि अंदर से खोखली होती है, इसके अंदर एक लिक्विड पाया जाता है, उस लिक्विड या द्रव का नाम है अस्थि मज्जा। इस अस्थि मज्जा को हम इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। और रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में या इंग्लिश में बोलेंगे बोन मैरो में होता है। और रक्त का ही एक घटक है आरबीसी, तो आरबीसी का निर्माण भी कहाँ होता है? बोन मैरो में। तो आपको जो यहाँ ये शब्द दिया गया है इरिथ्रोपोएसिस, इरिथ्रोपोएसिस यानी इरिथ्रोसाइट के बनने की प्रक्रिया, यानी आरबीसी के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है इरिथ्रोपोएसिस। वैसे ही यहाँ देखेंगे ल्यूकोपोएसिस। ल्यूकोपोएसिस की बात करते हैं तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनका साइंस में नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। और इन ल्यूकोसाइट्स के बनने की जो प्रक्रिया है, ल्यूकोसाइट्स के निर्माण की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ल्यूकोपोएसिस। और ये ल्यूकोसाइट्स भी आपके कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। उसके बाद बात करते हैं हम पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया होता है आरबीसी की जो संख्या है वो यदि सामान्य जो स्तर है उससे ऊपर चली जाती है, संख्या बढ़ना क्या कहलाता है? पॉलीसाइथीमिया। और अब हम बात करते हैं कि सामान्य जो है संख्या कितनी मिलती है आरबीसी की। तो आरबीसी की संख्या है 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर। तो रक्त जो प्रति घन मिलीमीटर रक्त लिया जाए उसमें आरबीसी की संख्या कितनी मिलनी चाहिए? 5 से 5.5 मिलियन। ये जो आपको आंकड़ा दिया गया है ये एनसीईआरटी बुक से दिया गया है, तो आपको ये याद रखना है। यदि आरबीसी की संख्या पूछी जाए तो 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। यदि सामान्य इस स्तर से ऊपर संख्या मिलती है तो उसे कहा जाता है पॉलीसाइथीमिया। और एक आपको यहाँ ऑप्शन दे रखा है इरिथ्रोसाइटोपिनिया। इसमें आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और लाल रुधिर कोशिकाएं यदि कम होती हैं तो उस कंडीशन को हम एनीमिया रोग भी कहते हैं, यानी खून की कमी होना। और एनीमिया रोग जो है वो मुख्यतः कब होता है? जब हमारे खाने में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी रहती है। आयरन और फॉलिक एसिड की कमी से आरबीसी कम बनते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि एनीमिया में या खून की कमी होने में किसकी टैबलेट दी जाती है? तो वो आयरन और फॉलिक एसिड की होती है। तो हर ऑप्शन से आपको क्वेश्चंस बता दिए गए हैं और इसमें हमारा जो आंसर हुआ है ये आंसर बना है आपका पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि क्वेश्चन था आरबीसी का बढ़ना क्या कहलाता है। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? तो हृदय धड़कन जो है, हार्ट बीट की बात करें तो एक तो आपको याद रखनी होती है इसमें हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट या उसको हम कह सकते हैं हृदय धड़कन की दर। तो इसमें ध्यान रखना है ये होती है 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में हृदय धड़कन की दर कितनी होती है? 72 बार। अब इसको पता लगाने के लिए यंत्र यदि हमसे पूछा जाए तो इसमें आपका आंसर बनेगा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप को यूज़ किया जाता है हृदय धड़कन की दर को ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा यदि आप देखें यहाँ पे तो थर्मोमीटर जो है, ये थर्मोमीटर शरीर का तापमान नापने के काम आता है। स्पिग्नोमैनोमीटर की बात करें तो स्पिग्नोमैनोमीटर जो है ये ब्लड का प्रेशर यानी रुधिर दाब मापने के काम आता है। एक इसमें और ध्यान रखना है, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि नाड़ी द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? नाड़ी द्वारा तो ध्यान रखिए, इसमें हमारी कलाई के पास में एक धमनी होती है, उस धमनी का नाम है रेडियल धमनी। और इस रेडियल धमनी पर हाथ रख के इसका जो संकुचन और अनुशिथिलन महसूस किया जाता है। रेडियल धमनी में जो संकुचन और अनुशिथिलन है वो किससे तालमेल खाता है? हृदय की धड़कन से। तो नाड़ी को जो है इसकी काउंटिंग की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है नाड़ी द्वारा
क्या ज्ञात किया जाता है? नाड़ी द्वारा हृदय धड़कन की दर ज्ञात की जाती है। नाड़ी द्वारा बीपी नहीं नापा जाता है, हृदय धड़कन की दर। उसके बाद तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है ये बन गया स्टेथोस्कोप। आगे देखिए इसमें, मानव हृदय की दाहिनी आलिंद और निलय के जंक्शन में कौन सा वाल्व मौजूद है? तो इसमें हमें ध्यान रखना है, मनुष्य के हृदय के अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं और 4 कोष्ठक में जो ऊपर वाले कोष्ठक हैं उन्हें हम बोलते हैं आलिंद और नीचे वाले कोष्ठक कहलाते हैं निलय। ये वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है दायां और ये कहलाता है बायां, यानी ये बायां आलिंद है और नीचे वाला है बायां निलय। अब आलिंद और जो निलय हैं इनके बीच में वाल्व पाए जाते हैं जिनको हम हिंदी में कपाट भी कहते हैं। तो यहाँ यदि बात करेंगे तो ये जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद और दायां निलय है, इनके बीच में जो कपाट पाया जाता है उसमें त्रिवलन पाए जाते हैं। त्रिवलन यानी 3 पत्तियां पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और इधर वाले जो साइड है, बाईं साइड, इसमें 2 वलन पाए जाते हैं तो इसे कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। इस बाइकस्पिड वॉल्व का एक थोड़ा स्पेशल नाम भी है, उसे बोलते हैं मिट्राल वाल्व। अब इस चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि दाई साइड तो ट्राइकस्पिड है और बाईं साइड कौन सा है? बाइकस्पिड। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मानव हृदय की जो आलिंद और निलय के बीच में, कौन से? दाहिने के बीच में। तो दाहिने के बीच में कौन सा मिलेगा हमें? ट्राइकस्पिड। तो इसका आपका जो उत्तर है, ये उत्तर होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी सी वाला। बाइकस्पिड और मिट्राल वाल्व की बात करें तो बाइकस्पिड और मिट्राल वाल्व जो है ये एक ही हैं और ये किस साइड पाए जाते हैं? बाईं साइड में। बाइकस्पिड वाल्व का नाम ही क्या मिलेगा आपको? मिट्राल वाल्व। और यदि हमसे पूछा जाए कि ये वाल्व यहाँ पे क्यों लगे हुए हैं, इनका क्या काम है, तो ध्यान रखिए, जब ये आलिंद संकुचन करके रक्त इसमें डाल देते हैं और जब निलय में संकुचन होता है तो इस रक्त का वापस बैक फ्लो ना हो, वापस ये आलिंद में ना जाए रक्त, उसके लिए ये जो वाल्व हैं ये लगे हुए हैं, ये बंद हो जाते हैं। तो बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वाल्व यहाँ पे लगे हुए हैं। अगला देखिए, आपका क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर और एक्सेप्टर कौन है? यानी सार्वभौमिक दाता जो सबको रक्त दे सकता है और स्वीकार करता है, यानी जो सबसे रक्त ले सकता है, वो इसमें से हमें बताने हैं। तो हम सभी को ध्यान रहता है कि ओ जो है ब्लड ग्रुप, ओ सभी को दे सकता है, यानी ओ सर्वदाता है। और ए बी क्या है? सार्वत्रिक ग्राही है, सभी से ले सकता है। लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि ओ पॉजिटिव सबको दे सकता है या ओ नेगेटिव। तो इसमें ध्यान रखना है, जब हम ब्लड देते हैं, रक्त देते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि जिसको रक्त दिया जा रहा है उसके शरीर में नया एंटीजन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि नया एंटीजन जाएगा तो ग्राही का जो शरीर है वो क्या करेगा? रिएक्शन देगा। तो यहाँ बात करते हैं कि जैसे ओ पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला रक्त यदि पॉजिटिव वाले को दिया जाएगा तो दिया जा सकता है। नेगेटिव वाले को दिया जाएगा तो इसमें ध्यान रखना है, इसके पास RH फैक्टर है, प्लस का मतलब RH फैक्टर है, इसके पास RH फैक्टर नहीं है, यानी कोई नया एंटीजन जाएगा और नया एंटीजन जाते ही इसका शरीर रिएक्शन देगा। और इस केस में आपको थोड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि प्लस वाला रक्त माइनस वाले को जीवन में एक बार दिया जा सकता है। जीवन में एक बार का मतलब, क्योंकि इस ग्राही के पास पहले से RH के विरोध वाली एंटीबॉडीज नहीं होती और जैसे ही ये रक्त एक बार दिया गया, ग्राही का जो शरीर है वो एंटीबॉडीज बना लेता है। तो दोबारा यदि प्लस वाला रक्त RH नेगेटिव वाले को दिया गया तो वह एंटीबॉडीज तैयार रहती हैं। तो प्लस वाला रक्त माइनस वाले को जीवन में एक बार दिया जा सकता है। माइनस वाला रक्त माइनस वाले को आसानी से दिया जा सकता है। माइनस वाला रक्त यदि आपसे प्लस वाले को पूछा जाए तो भी दिया जा सकता है, क्योंकि माइनस का मतलब है इसके पास RH फैक्टर नहीं है और इसके पास RH फैक्टर है। तो यहाँ से कुछ दिया जा रहा है तो नई चीज़ नहीं जा रही, जब तक ग्राही के शरीर में नया एंटीजन नहीं जाएगा वो रिएक्शन नहीं देगा। तो आपको पता चला कि ओ सर्वदाता था, लेकिन उसमें से भी कौन सा है सर्वदाता? माइनस वाला। तो ओ माइनस जो है ओ नेगेटिव सर्वदाता हो गया। दूसरा ए बी की बात करते हैं कि ए बी सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है, लेकिन ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। तो अब बात करेंगे ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव की। ये सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, तो ये प्लस वाला प्लस वाले से भी ग्रहण कर लेगा, माइनस वाले से भी कर लेगा। माइनस की बात करें
तो ये जो है प्लस वाले से रक्त ग्रहण सिर्फ एक ही बार कर पाएगा जीवन में, और माइनस से तो कर सकता है। तो यहाँ आपने देखा कि ये केस कितनी बार हो पा रहा है, एक बार। तो सर्वग्राही कौन हुआ, ए बी पॉजिटिव। तो आपका ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव वाला जो ऑप्शन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, सेकेंड वाला। उसके बाद आगे देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, धमनियों का मुख्य कार्य ले जाना होता है। धमनियां, तो हमारे शरीर में दो प्रकार की वाहिनियां होती हैं, एक तो होती है धमनी और एक होती हैं शिराएं। यदि धमनी और शिराओं की, इन रुधिर वाहिनियों की आपसे परिभाषा पूछी जाए तो ध्यान रखिए, धमनी उन वाहिनियों को कहते हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के अंगों की ओर ले जाती हैं, और शिरा उन्हें कहते हैं जो शरीर के अंगों से हृदय की तरफ लाती हैं। ये इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है। हम लोग कई बार गलत याद कर लेते हैं कि धमनी उसको बोलते हैं जो शुद्ध रक्त ले जाती है, और शिरा उसे कहते हैं जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। धमनी, ध्यान रखना है, धमनी वो रुधिर वाहिनियां हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के अंगों की तरफ ले जाती हैं, और शरीर के अंगों से वापस हृदय की तरफ लाने का काम किसका होता है, शिराओं का। लेकिन यहाँ आगे बात करेंगे कि धमनियां अधिकतर कौन सा रक्त ले जाती हैं, ऑक्सीजन वाला रक्त, और ऑक्सीजन वाले रक्त को ही क्या कहा जाता है, शुद्ध रक्त। तो इस रक्त को ये हृदय से शरीर के अंगों की ओर ले जाती हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि एकमात्र धमनी है जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी या पल्मोनरी धमनी, ये धमनी होते हुए भी ये अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो सामान्यतः तो शुद्ध ले जाती हैं, लेकिन एक है वो अशुद्ध ले जाती है, उसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। ये फेफड़ों से जो है, फुफ्फुसीय धमनी जो है ये आपकी हृदय से रक्त ले जाती है फेफड़ों की तरफ, और ये अशुद्ध रक्त ले जाती है। उसके बाद शिराओं की बात करेंगे। शिरा सामान्यतः है अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। अशुद्ध का मतलब है उस रक्त में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और सभी शिराएं ये ले जा रही हैं, लेकिन एकमात्र शिरा जो कि शुद्ध रक्त ले जा रही है उसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा, यह उसे कहा जाता है पल्मोनरी शिरा। अब इनको पढ़ते हैं हम कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या है। तो पहला आपको दे रखा है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक रक्त, ऑक्सीजन रहित रक्त लाना। अब पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, आपको बताया है कि हृदय से रक्त लेके जाने वाली क्या कहलाएंगी, धमनी। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाना। तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली ये डेफिनेशन सही बैठ रही है। तो यहाँ पे मुख्य कार्य पूछा है, तो मुख्य कार्य आपका ये हो सकता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। एक धमनी ऐसी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त लेके जाती है। दूसरा है फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाना। और अगला दे रखा है इसमें, शरीर के विभिन्न हिस्सों से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त। तो इसमें आपका जो आंसर बैठ रहा है वो है कौन सा, सेकंड वाला, कि शरीर से, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाना। लेकिन एक अपवाद आपको याद रखना है, ये एक धमनी ऐसी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है। अगला देखिए, इसमें न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स जो है इनकी उत्पत्ति किससे होती है। तो इसमें ध्यान रखेंगे हम, ब्लड के बारे में हमने पढ़ा था। तो ब्लड के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही थी। एक थी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा पढ़ा था आपने प्लेटलेट्स, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो डब्ल्यूबीसी थी इसके कई प्रकार थे, उनमें से एक था न्यूट्रोफिल और एक था लिम्फोसाइट। इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये भी हैं, इसके 5 प्रकार हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो ये डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है। अब पूरा डब्ल्यूबीसी या पूरा रक्त जो है वो कहाँ बन रहा है, अस्थि मज्जा में। तो इसके ये जो प्रकार हैं ये भी किस में बनेंगे, अस्थि मज्जा में। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो दूसरा होगा, बोन मैरो, ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगला देखिए, हाइपरटेंशन जो शब्द है, हाइपरटेंशन जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप शब्द, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रुधिर दाब की, कि रुधिर दाब क्या होता है। तो रुधिर दाब यदि आप देखेंगे तो रुधिर द्वारा
रुधिर द्वारा धमनी की दीवारों पर लगाया गया दाब। धमनी की दीवारों पर लगाया गया दाब। इसमें ध्यान रखना है शिरा की दीवारों पर नहीं, क्योंकि शिरा की दीवारों पर जो दाब है वो रुधिर का कम होता है और उसे हम शिरा से नहीं माप पाते, इसलिए परिभाषा में आपको अच्छे से ध्यान रखना है धमनी की दीवारों पर लगाया गया दाब जो है वो क्या कहलाता है? रुधिर दाब। यदि हमसे सामान्य रुधिर दाब पूछा जाए तो सामान्य रुधिर दाब है 120/80 mmHg। अब ये दो जो आंकड़े हैं आपको कैसे याद करने हैं? 120 जो है ये कब आता है? जब हृदय में कौन सी अवस्था होती है? संकुचन अवस्था। और 80 कब आता है? जब अनुशिथिलन अवस्था होती है। संकुचन अवस्था को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोल, अनुशिथिलन को बोलते हैं डायस्टोल। तो यदि आपसे क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग पूछा जाए कि सिस्टोलिक प्रेशर बताइए तो 120 है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो कितना है? 80। और पूरा सामान्य रुधिर दाब यदि पूछा जाए तो 120/80। यदि इससे ऊपर 120/80 से ऊपर यदि रक्तदाब रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है कि इंक्रीज इन हार्ट रेट यानी हृदय गति में वृद्धि। यहाँ हृदय गति जो है इसकी वृद्धि को हम उच्च रक्तचाप नहीं कहेंगे क्योंकि बीपी बढ़ रहा है। दूसरा देखिए इसमें हृदय गति में कमी। तीसरा दे रखा है रक्तचाप में कमी। चौथा दे रखा है रक्तचाप में वृद्धि। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये जो है 120/80 से ऊपर का जो दाब है उसी को कहा जाता है रक्तचाप में वृद्धि। इसका विपरीत बन जाता है आपका हाइपोटेंशन यानी निम्न रुधिर दाब, हाइपोटेंशन। अगला देखिए इसमें, तो इसमें आपका आंसर बन रहा है रक्तचाप में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए कि बी और ए बी रक्त समूह वाले माता पिता के बच्चों में संभव रक्त समूह क्या होगा? यानी माता पिता में से एक व्यक्ति के अंदर जो है ब्लड ग्रुप है बी और एक का है ए बी, तो इनके बच्चों में कौन से ब्लड ग्रुप की संभावना होगी? तो इसको हम किस तरीके से निकालते हैं? देखिए इसमें यदि ब्लड ग्रुप बी है इसका मतलब ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 3 अलील होते हैं, उसमें 3 जीन होते हैं, ध्यान रखिए। तो जैसे बी है तो इसमें आई बी और आई ओ हो सकता है यानी विषम युग्मजी हो सकता है, और यह कंडीशन हो सकती है समयुग्मजी। और जो व्यक्ति ए बी है उसके पास जीन्स हैं आई ए और आई बी। अब जब युग्मक बनेंगे तो इसमें एक तो आपको ध्यान रखना है कि ये ओ जो है ये क्या है? अप्रभावी, और बी कैसा है? प्रभावी है। ए और बी प्रभावी हैं और ओ कैसा है? अप्रभावी। यानी जब तक ए और बी रहेंगे तब तक ओ अपने आप को दर्शा नहीं पाता है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ मान लीजिए ये बने हैं आई बी और आई ओ युग्मक, और यहाँ जो युग्मक बने हैं आई ए और आई बी, तो इनको जब क्रॉस करवाया जाएगा तो यहाँ आई ए आई बी, यहाँ बनेगा आई बी और ये बनेगा आई ए और आई ओ। अब ये कंडीशंस, ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो ये जो संतान है इसका ब्लड ग्रुप आएगा ए बी। दोनों ही बी हैं तो ब्लड ग्रुप आएगा बी। एक ए है एक ओ है, लेकिन ओ कैसा है? अप्रभावी है, तो ब्लड ग्रुप आएगा ए। और यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा बी। अब आप देखिए कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। ए बी है, ए है, बी है और ओ बी है, मतलब ओ की संभावना नहीं है। तो इसमें आप देखेंगे चारों जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अंदर आपका जो ये तीसरा ऑप्शन है ए बी और ए बी, ये आंसर सही रहेगा। तो पूछा गया था बी और ए बी जो रक्त समूह वाले माता पिता हैं इसमें बच्चों में संभव रक्त समूह क्या होगा? तो ओ जो है उसकी संभावना इसमें नहीं होगी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा उत्तक हार्मोन और गर्मी का परिवहन करता है और जन संतुलन को बनाए रखता है?
जानवरों में कौन सा उत्तक, उत्तक की बात कर रहे हैं कि कौन सा उत्तक है जो हार्मोन और गर्मी का परिवहन कर रहा है। यानी हमने शुरू में ही पढ़ा था कि रक्त जो है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया गया है, ढंग से पढ़िए। रुधिर जो है, रुधिर या रक्त जो है हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, परिवहन का काम करता है। इसके अलावा रुधिर में जो प्लाज्मा पाई जाती है उसमें विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हमने पढ़ा था, जिसमें फिब्रिनोजिन प्रोटीन था जो कि थक्का जमाने में सहायक था। एक प्रोटीन आपने पढ़ा था एल्ब्यूमिन, ये प्रोटीन जो है आपका ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने में सहायक था। इसी के अलावा हमारे शरीर का तापमान जो है उसको भी नियंत्रित करने में सहायक होता है रुधिर। तो ये रुधिर कौन सा उत्तक है? तो रुधिर के बारे में हमने पढ़ा था कि रुधिर हमारे शरीर का एक संयोजी उत्तक है, और संयोजी में भी कैसा है? तरल है। तो यदि आपसे पूछा जाए हमारे शरीर का तरल संयोजी उत्तक कौन है? रक्त है। और इस रक्त का काम होता है विभिन्न पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, शरीर का तापमान नियंत्रित करना और शरीर में वाटर बैलेंस बना के रखना। तो यहाँ हमसे पूछा गया है रुधिर के बारे में ही, तो ये कौन सा उत्तक हो गया? संयोजी उत्तक। तो इसमें आप आंसर देखेंगे तो फर्स्ट वाला आंसर जो है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। इंग्लिश में हम इस तरल संयोजी उत्तक को बोल देते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपका आंसर रक्त भी बैठ सकता है वैसे, लेकिन इनसे हमें क्वेश्चन इसमें उत्तक के बारे में पूछा है, तो संयोजी उत्तक की बात की जाएगी। आगे देखिए, इसमें यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी नेगेटिव है तो उसे रक्तदान कर सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि उसे रक्त अदान कर सकता है, यानी उसे कौन रक्त दे सकता है। तो ये तो हमारा पढ़ा हुआ है कि ए बी सबसे रक्त ले सकता है। ए बी क्या है? सार्वत्रिक ग्राही है। लेकिन बात कर रहे हैं ए बी नेगेटिव की। तो ए बी नेगेटिव जो है, ध्यान रखना है हमें, प्लस वाले से रक्त नहीं ले सकता, क्योंकि प्लस वाले से रक्त लेगा तो प्लस वाले के अंदर आर एच फैक्टर है और इसके पास आर एच फैक्टर नहीं है, तो नया एंटीजन जाते इसका शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। तो इन ऑप्शंस में जहां जहां प्लस वाले हैं वो हटाना है हमें। तो पहला ऑप्शन देखिए, उसमें है ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। तो यहाँ प्लस वाले हैं। यहाँ पे बात करेंगे तो सबके पास आर एच फैक्टर है, इसमें भी 3 के पास आर एच फैक्टर है। चौथा ऑप्शन देखिए, इसमें चारों के पास आर एच फैक्टर नहीं है। तो आपका ये चौथा ऑप्शन सही है, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और ए बी नेगेटिव। क्योंकि ए बी जो है सार्वत्रिक ग्राही तो है, सबसे ले सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव की बात की तो ये हमने चेक कर लिया है। उसके बाद आगे देखिए इसमें कि रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ और वर्ज्य पदार्थों और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक होता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे रुधिर वाहिनियां होती हैं, धमनियां, धमनी के अंदर रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त है, और रक्त अपने साथ पोषक पदार्थ, हार्मोन वगैरह लेके जा रहा है। अब बात करेंगे कि ये रक्त जो है इन पोषक पदार्थों को, हार्मोन को किसको पकड़ाता है? कोशिकाओं को। कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। अब इन कोशिका और उत्तक में जाने के बाद में ये धमनी जो है छोटी छोटी पतली पतली नालिकाओं में बढ़ जाती हैं, क्योंकि धमनी की दीवार जो है मोटी होती है और इन धमनी से डायरेक्ट इन पोषक पदार्थों का, हार्मोन का आदान प्रदान मुश्किल होता है। तो ये पतली पतली नालिकाओं में बढ़ रही है और यहाँ से फिर पोषक पदार्थों का, वर्ज्य पदार्थों का या गैसों का आदान प्रदान होता है। इन नालिकाओं को हम बोलते हैं केशिका। इनकी दीवारें पतली होती हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? रुधिर और कोशिकाओं के बीच, यानी रक्त और कोशिका के बीच पोषक पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायक है? तो इसमें कौन सहायक है? केशिका। तो इसमें आपका आंसर हो गया है तीसरा वाला, केशिका यानी कैपिलरीज। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन है मानव हृदय के ऊपरी जो 2 कक्ष हैं उनको क्या कहा जाता है। तो अभी आपको डायग्राम बना के बताया था कि मानव हृदय जो है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं। ऊपरी कक्ष है उनको आलिंद कहा जाता है, नीचे वाले कक्ष है उनको निलय कहा जाता है। ये जो भाग था इस साइड वाला, जिसे हम क्या कह रहे थे? दायां भाग, और इधर वाला था ये बायां भाग। तो ऊपरी कक्ष क्या कहला रहे हैं? आलिंद। तो इसमें देखिए ऑप्शंस में क्या दे रखा है? एक दे रखा है हृदय का ऊपरी भाग, दूसरा दे रखा है निलय, तीसरा दे रखा है आलिंद,
और चौथा दे रखा है हृदय का ऊपरी बायां और दायां भाग। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आपका आंसर कौन सा बनेगा? आलिंद। एक इसमें छोटी सी ट्रिक और याद रखिए, एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आलिंद निलय तो याद आते हैं, पर ये याद नहीं रहता कि ऊपर वाले भाग का आलिंद नाम था या नीचे वाले का। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, नी से नीचे, नी से निलय। तो नीचे वाले भाग तो हो गए निलय, और ये वाला भाग जो है आपका, ये ऊपर वाला बच गया कौन सा है? आलिंद। आलिंद निलय नाम याद रहते हैं, ऊपर नीचे वाला याद नहीं रहता है इसमें। उसके बाद आगे देखिए, अगला है श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन, इनमें से किस में मौजूद होता है? हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये श्वसन गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, उसका परिवहन करवाता है। और ये श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, ये मिलेगा आरबीसी के अंदर। आरबीसी का जो कलर लाल होता है, ये किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। इसलिए आपका ये पहला वाला ऑप्शन जो है, ये आंसर इसका सही है। अगला देखिए इसमें, और इस हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, लौह युक्त वर्णक है ये। अगला है, इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठकीय हृदय होता है? तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि 3 कोष्ठकीय हृदय, हमने पढ़ा कि मनुष्य के अंदर हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। तो मनुष्य का साथ ही यहाँ पे आपको किसको देखना है? मनुष्य और पक्षी, इन दोनों में ही हृदय के कोष्ठक कितने पाए जाएंगे? 4। मछली जो है, इसमें कोष्ठक कितने पाए जाते हैं? 2। फिर उसके बाद सरीसर्प और एम्फीबियंस जो होते हैं, उनके अंदर आपको हृदय के कोष्ठक मिलेंगे 3। तो यहाँ पूछा गया है कि इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 3 कोष्ठक की बात करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा मेंढक, या इंग्लिश में बोल देंगे हम इसको फ्रॉग। इसके अलावा आपको और भी ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कि जो इंसेक्ट्स हैं यानी कॉकरोच की बात करेंगे, तो कॉकरोच जो है, इसके अंदर लगभग 12 से 13 कोष्ठक पाए जाते हैं हृदय में। और एक ध्यान रखेंगे, ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस के अंदर आपके 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके हृदय के कोष्ठक के, वो बता दिए हैं। मछली में 2 हैं, पक्षी और मनुष्य में कितने मिलेंगे? 4, और मेंढक या फिर जो आपके उभयचर हैं या सरीसर्प हैं सारे, उनमें कितने मिलेंगे? 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय ध्वनि के संदर्भ में सही है? तो अब पहली बात तो हम बात करते हैं हृदय ध्वनि की। हृदय ध्वनि में आपको ध्यान रखना है कि जैसा बताया कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठक हैं 4, और हमने पढ़ा था कि इधर आलिंद और निलय के बीच में क्या पाए जाते हैं? कपाट पाए जाते हैं। और उन कपाट की बात करें तो इधर दाईं साइड तो था ट्राइकस्पिड कपाट या वाल्व, और इधर था बाइकस्पिड, जिसको हम मिट्राल वाल्व भी बोल रहे थे। इसके अलावा निलय से फिर महाधमनी जाती है, और इधर बात करेंगे हम महाशिरा की। तो यहाँ देखेंगे हम, ये धमनी और शिराएं, इनमें जब रक्त जाता है तो यहाँ पे जो कपाट लगे हैं वो हैं अर्धचंद्राकार कपाट। अर्धचंद्राकार कपाट। तो ये अर्धचंद्राकार कपाट, अब जब हृदय में संकुचन अनुशीतलन होता है तो ये कपाट खुलते और बंद होते हैं। तो जब ये खुलते बंद होते हैं तब इनमें आवाजें आती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं हृदय ध्वनि। जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ये वाल्व बंद हो रहे हैं तब ध्वनि आती है, उसका नाम होता है लब। और ये अर्धचंद्राकार जब बंद होते हैं तब आवाज आती है, वो होती है डब। तो ये हृदय ध्वनि वाल्व के खुलने और बंद होने से आवाज आती हैं, और इनका नाम है लब डब। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस को, कि हृदय की ध्वनियां हृदय के अंदर आंतरिक रक्त भाव के कारण होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है, हृदय की ध्वनियां हृदय के बाहर बाह्य रक्त भाव के कारण होती हैं। तीसरा दे रखा है, हृदय की ध्वनि हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। तो हृदय की ध्वनि जो है, हृदय के अंदर जो वाल्व हैं उनके खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। और ये ध्वनि कौन कौन सी होती हैं? लब डब। अब इन ध्वनि को सुन के यदि मान लीजिए इन ध्वनि की सीक्वेंस में गड़बड़ आती है, तो इसका मतलब है वाल्व में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? अगर लब डब की सीक्वेंस में गड़बड़ आ रही है तो उसे हम बोलते हैं कि हार्ट जो है वो क्या कर रहा है? मरमर कर रहा है। अब यहाँ जो हमें चौथा ऑप्शन दे रखा है उसे पढ़िए। वो ऑप्शन है
कि सामान्य ध्वनियां मरमर कहलाती हैं। तो सामान्य ध्वनि नहीं, असामान्य ध्वनि, उसे क्या कहा जाता है? मरमर। तो यदि हर्ट में जब मरमरिंग साउंड आता है तो उससे ये इंडिकेट होता है कि हर्ट में कहीं ना कहीं वाल्व में दिक्कत है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए कि कौन से श्वेत रुधिराणु की संख्या सबसे अधिक है। तो श्वेत रुधिराणु की बात करेंगे तो हम WBC, RBC की बात कर ली थी, अब यहाँ बात कर रहे हैं WBC। WBC की पूरी संख्या होती है 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर, ये फिर NCERT का ही आंकड़ा है। उसके बाद WBC कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट तो हैं एग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट यानी इनके साइटोप्लाज्म में कण नहीं होते, अकणिका में है। और जो कणिका में है ग्रेनुलोसाइट, इनमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स हैं। अब ये जो पूरी 6000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर आपकी WBC है, इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज आप देखेंगे तो किसका है? न्यूट्रोफिल्स का है। तो हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कौन से श्वेत रुधिराणु की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ देखेंगे इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और कौन सा है? न्यूट्रोफिल। तो आपका आंसर यहाँ बनेगा न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जब हम WBC के बारे में पढ़ते हैं तो WBC में हम ये पढ़ते हैं कि ये हमें जो है संक्रमण से बचाता है, संक्रमण से बचा रहा है, शरीर की रक्षा कर रहा है, यानी प्रतिरक्षी प्रणाली को मजबूत करके रखता है, शरीर का इम्यून सिस्टम अच्छा बना के रखता है। अब यहाँ पे जैसे ही शरीर में संक्रमण होता है तो सबसे पहले जो रिएक्ट करते हैं वो कौन करते हैं? न्यूट्रोफिल्स। तो इनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है कि सबसे पहले रिएक्शन किसने दी है? न्यूट्रोफिल्स ने। दूसरा जो है लिम्फोसाइट है, ये भी प्रतिरक्षा प्रणाली में जिम्मेदार है, ये एंटीबॉडीज बनाता है। मोनोसाइट जो है ये संक्रमित कोशिकाओं को खा जाता है, उनका भक्षण कर लेता है। तो इसको मैक्रोफेज, इसकी जो स्टेज है वो इसका भक्षण करती है। इओसिनोफिल एलर्जी के टाइम पे रिएक्शन देते हैं और बेसोफिल्स हिस्टामिन और हिपेरिन बनाते हैं। तो ये इनके कुछ छोटे छोटे जो कार्य हैं वो हमने बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपको कि विभिन्न रक्त समूह हैं, ए है, बी है, AB है और O है, में से उस व्यक्ति को कौन सा रक्त दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह A है, यानी A को कौन सा रक्त दिया जा सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, यदि पूछा जाए किसी भी रक्त समूह को कौन सा रक्त दिया जा सकता है तो आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है कि एक तो उसका खुद का ब्लड ग्रुप, A को एक तो A दे देगा और एक सबको देने वाला बैठा है कौन? O। तो A और O जो ब्लड ग्रुप है वो इसको रक्त दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? पहला दे रखा है A, केवल A, दूसरा दे रखा है केवल B, तीसरा दे रखा है कि A और O दोनों। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े जल्दबाजी में गलत हो जाते हैं क्योंकि हमें पूछा गया है कि A को कौन दे सकता है, तो पहले ऑप्शन में क्या दिख रहा है? A दे सकता है, तो हम यही टिक लगा देते हैं। तो पूरा पढ़िए, A ब्लड ग्रुप को एक तो खुद का ब्लड ग्रुप दे सकता है और दूसरा O दे सकता है। उसके बाद आगे देखिए, ऐसे ही एक ट्रिक और ध्यान रखनी है आपको, ऐसे पूछा जाए कि A किस किस को दे सकता है, तो ये खुद के ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है और सबसे लेने वाला कौन बैठा है? AB। तो A को दे सकता है और किसको दे सकता है? AB को। लेकिन ले किससे सकता है? खुद वाले से और O से। अगला देखिए, इरिथ्रोसाइट की परिपक्वता के लिए आवश्यक कारक में से एक है इरिथ्रोसाइट, जिसको हम बोलते हैं RBC। और RBC बताया था कहाँ बनती है? बोन मैरो में। बोन मैरो, अस्थि मज्जा या फीमर अस्थि में बन रही है इरिथ्रोसाइट और इसकी बनने की प्रक्रिया कहला रही है इरिथ्रोपोएसिस। इनको परिपक्व होने के लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए तो किसकी जरूरत होती है? आयरन की और फॉलिक एसिड की। और फॉलिक एसिड जो है ये है विटामिन B9। लेकिन आरबीसी को परिपक्व होने के लिए एक विटामिन की जरूरत होती है और उस विटामिन का नाम है विटामिन B12। और विटामिन B12 को जो इसका रासायनिक नाम है वो है साइनोकोबालामिन। अब देखिए, यदि हमारे भोजन में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी रहती है तो खून की कमी हो सकती है, क्योंकि खून बनने के लिए जरूरी है, तो वो रोग कहलाता है एनीमिया। लेकिन यदि विटामिन B12 की कमी है तो इसके अंदर क्या होगा? आरबीसी बनेंगी तो सही लेकिन परिपक्व नहीं होती। तो ऐसा जो एनीमिया है वो कहलाता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। ये घातक एनीमिया भी कहलाता है क्योंकि इसमें आरबीसी बन तो पूरी रही है लेकिन परिपक्व नहीं हो रही, पहले ही खत्म हो रही है। घातक एनीमिया भी कहते हैं। और इसका एक नाम और दिया जाता है
पर्नीशियस एनीमिया। तो नॉर्मल एनीमिया जो है वो किसकी कमी से हुआ? आयरन और फॉलिक एसिड की कमी से, जिसके लिए आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियां भी दी जाती हैं। उसके बाद आगे देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य के हृदय में बाइकस्पिड वाल्व किसके बीच उपस्थित होता है? तो ये चित्र बना के हमने अभी पीछे ही देखा था कि ये जो चार आपके चैम्बर्स थे या कोष्टक थे, उसमें ये भाग था दाईं वाली साइड में क्या था? ट्राइकस्पिड, और बाईं वाली साइड में कौन सा था? बाइकस्पिड। और इस बाइकस्पिड का ही नाम क्या था? मिट्रल वाल्व। एक तो ये दायां और बाएं भाग में कंफ्यूजन रहता है, तो जो चित्र बना रहे हैं उसके सामने खड़े होकर देखना, आपका इधर हाथ कौन सा आएगा? दायां, और इधर कौन सा आएगा? बायां। तो ये बायां भाग है, और बाईं साइड में कौन सा है? बाइकस्पिड। एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाए कि किस साइड त्रिवलन का पार्ट था, किस साइड द्विवलन, तो ध्यान रखना है दायां भाग, क्योंकि हमारा दायां हाथ भारी पड़ता है। तो त्रिवलन वाले किस साइड है? दाईं साइड, और द्विवलन वाला किस साइड है? बाईं साइड। ये एग्जाम में याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, कंफ्यूज हो जाता है दिमाग में। ये तो रहता है कि त्रिवलन का पार्ट था और द्विवलन का पार्ट था, दोनों हृदय में थे, लेकिन दायां और बायां कंफ्यूज होता है। तो इसमें आपने देखा कि बाइकस्पिड वाल्व जो है वो किस साइड है? बाएं साइड में। तो आंसर बनेगा आपका ये दूसरा वाला, बायां आलिंद और बाएं निलय के बीच में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कोशिकाएं जिनकी सतह पर ए या बी एंटीजन नहीं होते, वे आमतौर पर रक्त प्रकार वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं। तो जब हमने ब्लड ग्रुप यदि हम देख रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स है, यदि उसके ऊपर ए एंटीजन लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप ए है, और यदि आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन लगा हुआ है तो ब्लड ग्रुप का नाम है बी, और यदि किसी व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि लाल रक्त कोशिका जिनकी सतह पर ए और बी एंटीजन नहीं होते, कुछ भी नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, वो ब्लड ग्रुप होगा ओ। ऐसे ही इसमें और ऐड कर लीजिए कि अगर इसके साथ RH फैक्टर लगा हुआ है, एक एंटीजन और है, तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका ए पॉजिटिव, और मान लीजिए यदि RH फैक्टर नहीं है तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें क्या बताता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, जैसे ऐसे लिख दिया आपके पास ए बी पॉजिटिव एक ब्लड ग्रुप है, इसमें आप इस पॉजिटिव से क्या समझ रहे हो? तो आपको बताना है, इससे हम ये समझ रहे हैं कि RH उपस्थित है। और यदि ऐसा लिखा है कि ओ नेगेटिव, इस नेगेटिव से आप क्या समझते हो? तो बताना है कि RH फैक्टर क्या है? अनुपस्थित है। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमें RH फैक्टर की उपस्थिति या अनुपस्थिति बताते हैं। RH फैक्टर कोई अलग चीज नहीं है, ये भी रक्त में पाया जाने वाला एंटीजन ही है, जो बाकी दो एंटीजन की तरह आरबीसी की सतह पे पाया जाता है, लेकिन इसकी खोज रीसस बंदर में हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? RH फैक्टर। अब अगला देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन है, इसमें यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिका की त्रिज्या कम कर दी जाए तो उसका रक्तचाप क्या होगा? तो हमने अभी पढ़ा था कि ये जो धमनियां होती हैं, धमनी की दीवार पे रक्त द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? रुधिर दाब। रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर, और वो कितना होता है? 120/80 mmHg। 120 तो कब? जब हृदय संकुचित होकर रक्त डाल रहा है, तब तो इसमें प्रेशर ज्यादा आएगा 120, और जब हृदय अनुशीतन वाले स्टेज में है तब आएगा 80। अब ये कह रहे हैं कि यदि इस पाइप को, इसकी त्रिज्या कम कर दी जाए, यानी इसको पतला कर दिया जाए, तो फिर इस रुधिर दाब पे क्या असर पड़ेगा? तो ये रुधिर का दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जगह छोटी हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये बनेगा पहला वाला, कि रुधिर दाब क्या करेगा? बढ़ेगा। इसका विपरीत क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है कि यदि इनकी त्रिज्या जो है वो बढ़ा दी जाए, इन पाइप्स को थोड़ा चौड़ा कर दिया जाए, तो रुधिर दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला है आपका कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात बताइए। तो संख्या अभी हम पढ़ के आए हैं, संख्या में आपने देखा था कि आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी है? 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर, और डब्ल्यूबीसी की संख्या जो देखी थी वो थी 7000 से 8000 प्रति घन मिलीमीटर। ये देखिए आपको इसमें
यहाँ जो आंकड़ा बताया था 6000 से 8000, ये एनसीईआरटी का ही आंकड़ा है, इसे याद रखना है। तो 6000 से 8000, तो ये वाली जो संख्या है, ये संख्या तो है आपकी हजारों में और ये है मिलियंस में। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहे हैं, तो आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी, तो ये अनुपात पड़ता है 600 अनुपात 1, यानी 600 आरबीसी मिलती है तब जाके 1 डब्ल्यूबीसी मिलती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्योंकि ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी वाली प्लेटलेट्स। इन तीनों में सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? आरबीसी की। तो यहाँ पे आपका आंसर बन गया कौन सा? ये वाला 600 अनुपात 1। एक चीज और बताई थी अभी आपको कि ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार थे, उसमें से भी जो न्यूट्रोफिल थी उसकी संख्या सबसे ज्यादा थी। तो ब्लड में सबसे ज्यादा किसकी संख्या? डब्ल्यूबीसी की, आरबीसी की, और डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? न्यूट्रोफिल्स की। उसके बाद देखिए आगे, हीमोग्लोबिन यानी रुधिर कर्णिका के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन बनने के लिए? तो अभी हमने पढ़ा है कि परिपक्व होने के लिए तो कौन से विटामिन की चाहिए? विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है, जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। लेकिन इसको बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयरन और फॉलिक एसिड की। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा वाला ऑप्शन दे रखा है, आयरन और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। तो हो सकता है फॉलिक एसिड की जगह कई बार B9 भी लिखा जाए। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, खून की कमी होती है, तो किसकी गोलियां दी जाती हैं? तो आयरन की नहीं, खाली आयरन की नहीं होती, वो आयरन और किसकी होती हैं? फॉलिक एसिड की होती हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है और बहुत सारा खून खो देता है, उसे कौन सा जोड़ा रक्तदान कर सकता है? इन क्वेश्चंस को थोड़ा और भी बड़ा किया जाता है। कई बार यहाँ ये ब्लड ग्रुप लिख के यहाँ पे फिर रिश्ते लिखे रहते हैं, माता, पिता, भाई, बहन, इस तरीके से। तो ध्यान रखिए, ब्लड डोनेट करते समय रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ब्लड का ग्रुप देखना होता है। तो उसमें वो क्वेश्चन को खाली लंबा किया होता है, तो उनको नहीं पढ़ना होता है आपको। अब यहाँ दे रखा है बी पॉजिटिव वाला व्यक्ति है, उसको किसका रक्त दे सकते हैं? तो पहले आप यहाँ ध्यान रखिए, आपको भी बताया था ट्रिक की, बी की बात करें कि बी किस किस का रक्त ले सकता है। तो बी एक तो खुद के ब्लड ग्रुप का, एक सबको देने के लिए तैयार कौन बैठा है? ओ, यानी इन दो से रक्त ले सकता है। दूसरा ध्यान रखना है, ये खुद कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाला व्यक्ति जो है वो नेगेटिव वाले का रक्त भी ले सकता है और पॉजिटिव वाले का भी, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब है RH फैक्टर है, इसके पास भी है, कोई नई चीज नहीं आएगी, इसका शरीर रिएक्शन नहीं देगा। नेगेटिव का मतलब RH फैक्टर नहीं है, इसके पास है, इधर से कुछ नया नहीं आया, तो शरीर रिएक्शन नहीं देगा। तो ये प्लस वाले का भी ले लेगा और माइनस वाले का भी। तो यहाँ B माइनस और B प्लस इन दोनों का ले लेगा, यहाँ O नेगेटिव, O पॉजिटिव, सब इनका ले लेगा। तो B और O वाले कॉम्बिनेशन यदि हम देखेंगे तो ये आपका पड़ रहा है चौथे ऑप्शन में। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है सही आंसर है। उसके बाद दे रखा है कि हृदय से फेफड़े तक, हृदय से फेफड़ों तक और हृदय से शरीर के ऊतकों तक रक्त के परिसंचरण को क्या कहा जाता है? तो इसमें ध्यान रखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र है वो है दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहा जाता है वो देखिए आप, ये सिंपल सा डायग्राम आपको याद रखना है। ये है हृदय, हृदय से सबसे पहले महाधमनी और धमनियों द्वारा रक्त जो है वो कहाँ पहुंचाया जाता है? शरीर तक, शरीर के सभी ऊतकों तक। यहाँ ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है, शरीर की सभी कोशिकाएं ऑक्सीजन काम लेके उस रक्त में डाल देती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये रक्त गया है शुद्ध, और वापस आते समय यहाँ जो रक्त आया है वो आया है अशुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, ये वापस हृदय में आ गया। अब हृदय से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो रक्त है ये पहुंचेगा फेफड़ों में। फेफड़ा जो है, फेफड़ों में हम सांस के द्वारा कौन सी गैस खींचते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े इस रक्त में वापस क्या डाल देंगे? ऑक्सीजन डाल देंगे, और ये रक्त हो जाएगा शुद्ध। शुद्ध रक्त वापस भेज दिया जाएगा हृदय के पास। तो आप देख रहे हैं कि रक्त पहले तो चक्कर काट के आया, पहले चक्कर में ऑक्सीजन पकड़ा के आया है किसको? शरीर के अंगों को। दूसरे चक्कर में वापस ये रक्त हृदय में आया, हृदय से वापस जाके आया है फेफड़ों के पास, ऑक्सीजन लेके आया है। तो इसने पूरा एक चक्र, एक पूरी साइकिल में दो जगह परिसंचरण हुआ है। एक बार तो
शरीर के पास और एक बार फेफड़ों के पास। जब हृदय से शरीर की तरफ जाता है तो ये वाला जो सर्कुलेशन है इसे कहा जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन या हिंदी में नाम दिया जाता है इसको प्रणालीगत। और जब फेफड़ों के पास जाके आता है तो इसे कहा जाता है फुफ्फुसीय या पल्मोनरी। तब आपने देखा पूरी एक साइकिल पूरी होने में कितने सर्कुलेशन हुए हैं, 2 हुए। इसलिए मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कैसा कहलाता है, दोहरा कहलाता है। तो अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, हृदय से फेफड़ों तक, पहले हृदय से फेफड़ों तक यानी ये वाला पल्मोनरी, और फिर हृदय से शरीर के ऊतकों तक रक्त के परिसंचरण को क्या कहा जाता है। तो पहला वाला पल्मोनरी है, दूसरा है सिस्टमिक। तो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये सही बैठ रहा है, पल्मोनरी और सिस्टमिक, या हिंदी में बोलिए फुफ्फुसीय प्रणालीगत। तो ये इसका आंसर रहेगा। और मनुष्य का परिसंचरण तंत्र कहलाता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। एक इसमें क्वेश्चन और आता है, उसको भी ऐड कर लीजिए आप। मनुष्य का परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है, क्लोज्ड कहलाता है, क्योंकि रक्त हमेशा रक्त वाहिनियों में ही बहता है। रक्त वाहिनियां कौन कौन सी, शिराएं और धमनियां, इनसे बाहर रक्त नहीं बहता है, इसलिए मनुष्य का हृदय बंद परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है, एक ए रक्त समूह वाला व्यक्ति है और एक बी रक्त समूह वाली महिला से विवाह करता है। दोनों के रक्त समूह के लिए कैसे हैं, विषम युग्मजी, यानी इनके पास जो जीन्स हैं वो किस अवस्था में है, विषम युग्मजी हैं। विषम युग्मजी की बात करें तो जो जिसका रक्त समूह ए है उसके पास ये जीन्स है, और जिसका बी है उसके पास ये जीन्स है। उनके प्रथम बच्चे में ए बी रक्त समूह होने की क्या संभावना है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इस तरीके से इनके युग्मक बना के इसमें क्रॉस करवाएंगे तो IA IO, यहाँ बनेगा IBIO। तो ये लिख लीजिए A और B, ये बनेगा AO, इसको और इसको क्रॉस करवाया जाएगा तो B और O, इसको और इसको तो ये और O। यहाँ देखेंगे ये ब्लड ग्रुप जो बनेगा ये बनेगा O, यहाँ O अप्रभावी होता है, ये बनेगा A, ये बनेगा B और ये बनेगा AB। तो ये जो 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन आए उसमें चारों ब्लड ग्रुप बन रहे हैं, AB भी बन रहा है, A भी बन रहा है, B बन रहा है और O बन रहा है। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि इसकी संभावना कितनी है, तो 4 में से 1 संभावना इसकी है, यानी 25% संभावना है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो आपका उत्तर आएगा फर्स्ट वाला 25% जो है AB ग्रुप की संभावना है।